नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 5 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को था, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई जिसके की तहत 200 अर्बन फॉरेस्ट लगा जाएंगे पूरे देश में। आपको साथियों बता दें कि भारत में अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ते जा रहा है और लोग पलायन करके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शंस होते हैं। और उस कारण शहरों में एक तो लगातार बिल्डिंग बनने के कारण, उसके बाद नॉइज पोल्यूशन और बहुत ही तरह तरह के पोल्यूशंस होते हैं। बट उस अनुपात से जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रीज़ नहीं लगाए जाते। और ट्रीज़ में भी अगर अभी भारत की बात करें तो भारत में गार्डन्स और पार्क्स तो बनते हैं बट फॉरेस्ट नहीं बनते हैं। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो या फिर जोहान्सबर्ग की बात करें जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ भी कुछ इसी तरह अर्बनाइजेशन हुआ और पिक्चर आप देख सकते हैं। बट वहाँ एक जंगल बनाए गए हैं ताकि हर एक तरह का पोल्यूशन कम हो, चाहे वो नॉइज रिलेटेड हो या किसी अन्य कारण से पोल्यूशन हो रहा हो। तो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, प्रकाश जावड़ेकर, आप नाम ऐसे याद रखना कि प्रकाश जावड़ेकर उनका नाम है और प्रकाश आता है सूर्य से और सूर्य पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो आप इस तरह भूलोगे नहीं। तो भारत के जो और वो एक और मंत्रालय संभालते हैं जो है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। अगर आप इसका हिंदी में देखें तो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसार, तो और उनका नाम है प्रकाश। तो एक तो प्रकाश इन्वायरमेंट से आता है और प्रकाश का प्रसार होता है, मतलब कि ब्रॉडकास्ट। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर भी है और इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है। तो इन्होंने जारी किया, प्रकाश जावड़ेकर जी ने, नगर वन स्कीम। इसके थ्रू भारत के हर एक लगभग शहरों में 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे अगले 5 साल के अंदर अंदर। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंडिया अनवील्स पंचशील और 5 प्रिंसिपल्स फॉर इलेक्शन टू यूएनएससी। तो दोस्तों, यूएनएससी जो का की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल, उसका चुनाव होना है 17 जून को, जिसमें भारत को निर्विरोध चुना जाना तय है, मीन्स अनअपोज्ड। तो उसके लिए भारत ने अपना 5 प्रिंसिपल अनवील किया है। आपको साथियों बताना है कि नीचे दिए गए इन 5 में से कौन उस प्रिंसिपल्स में नहीं है। पहला है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। साथियों, आपको बता दें कि यह 5 सही है, इसमें कोई गलत नहीं है और यही 5 है जो भारत ने अनवील किया है अपने 5 प्रिंसिपल्स में। यूएनएससी यूएन की एक बॉडी है, यूएन की लगभग 6 बॉडी है, उसमें से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। अगर 6 बॉडी को हम देखें कौन कौन है, तो एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक है सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से एक आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आपको पता होगा एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और आखिरी में है यूएन सेक्रेटरीट। तो ये 6 बॉडी है। इसमें जो ये यूएनएससी है, इसका काम है दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। इस यूएनएससी में लगभग 15 मेंबर है, टोटल 15 मेंबर है, जिसमें कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। तो भारत इन्हीं 10 में से बनेगा। और जो 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होता है, वह हैं यूके, यूएस, रसिया, चाइना और जो आखिरी है वह है फ्रांस। तो यह 5 देश है। भारत के जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वह हैं एस जयशंकर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। साथियों, यह थे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एज पर द फिनांस मिनिस्ट्री, स्कीम्स दैट आर ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर विल रिमेन सस्पेंडेड टिल। दोस्तों, अब जितने भी नए प्रोजेक्ट अब तो सरकार चालू करने नहीं वाली है, बट जो भी अभी अप्रूव हो चुके हैं उसे भी सस्पेंड किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो पहले रिसेशन देश में आ चुका है और लगभग इसका सही जवाब है मार्च 31, 2021, मतलब तब तक ये सस्पेंडेड रहेंगे सारे प्रोजेक्ट्स। और जो ही पैसे सरकार के पास है वह सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगाएंगे या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, मनरेगा हो गया। भारत सरकार इन सही फोकस करना चाहती है। मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन नेम्ड द ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो ईवाई है अर्नस्ट एंड यंग कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी, उन्होंने अवार्ड दिया है और यह जीता है किरण मजुमदार शॉ ने। तो किरण मजुमदार शॉ जो है यह बायोकॉन की फाउंडर एंड सीईओ है और इससे पहले
महिलाओं में यह अवार्ड जीत रखा है ओलिविया लूम ने, और भारत की तरफ से यह पहले अवार्ड जीत रखे हैं उदय कोटक, इन्हें 2014 में लगभग मिला था, और नारायण मूर्ति को 2005 में यह अवार्ड मिल चुका है। यह EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर है, इंडियन एंटरप्रेन्योर का भी अलग से आता है, बट ये वो नहीं है। तो यह बायोकॉन की CEO है। बेसिकली ये इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में, इनका तो एक बायो में ही काम होता है, बट ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा बनाती है और उसको लो कॉस्ट में मार्केट में रिलीज करते हैं। 1978 के आसपास इन्होंने फाउंड किया था इस बायोकॉन को, लगभग $500 के साथ इन्होंने कंपनी चालू की थी और 2 एम्प्लॉय के साथ, और आज बढ़कर आप देख सकते हैं इनकी कंपनी में 11,000 एम्प्लॉय है और उनका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, who will be setting up a payment infrastructure development fund with the corpus of total rupees 500 crore with an aim to give a push to digital payment nationwide। तो इसे जारी कर रहा है RBI। दोस्तों RBI का मानना यह है, RBI इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी अपने एंड से, और 250 करोड़ खर्च करेंगे वो जो भी कार्ड इशूज़ करेंगे या फिर अन्य तरीके का काम करेंगे उनसे, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ सेल, आपको पता है जो भी कार्ड के थ्रू पेमेंट होता है, यह RBI का मानना है कि टायर 3 से टायर 6 सिटीज़ तक यह जाना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि RBI का एक मीन्स डॉक्यूमेंट आया था जिसमें कि पेमेंट और सेटलमेंट को भारत में काफ़ी तंदुरुस्त करने की बात कही गई थी, उसी के मद्देनज़र ये सारे काम हो रहे हैं। और आपको बता दें कि टायर 1 टायर 2 सिटीज़ तो सुने होंगे, टायर 6 सिटीज़ तक है। तो इसका मतलब क्या है, तो भारत में पॉपुलेशन के आधार पे टायर बटे हुए हैं। जैसे आप टायर 6 में चले जाओ तो वैसे सिटीज़ जहाँ पे 5,000 लोग भी हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से उसको टायर 6 में बोला जाता है, कुछ उसी हिसाब से। जैसे जैसे टायर 1 से 6 की तरफ आते हैं पॉपुलेशन घटते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ओके, तो यह था कुछ जानकारियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राजीव सिंह बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट फर्म। आपको बताना है किसके वह चेयरमैन बने हैं। वह बने हैं गुड़गांव हेडक्वार्टर DLF कंपनी का। इनके पिता थे कुशल पाल सिंह, अभी तक यही चेयरमैन थे, और अब यह हट के अपने बेटे को इन्होंने बना दिया है, राजीव सिंह को, DLF का चेयरमैन। DLF वही है जिन्होंने गुड़गांव को बनाया, और इसका पूरा श्रेय जाता है कुशल पाल सिंह को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। साथियों 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। इस बार का जो थीम था वह था सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसका कि हिंदी में मतलब होता है जैव विविधता, मीन्स जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी बायोटास है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों अगर आपको बताएं कुछ डेटा के थ्रू भारत में क्या हाल चाल है, तो भारत में लगभग वर्ल्ड का 2.5% लैंड मास है, लैंड मास ज़मीन। अगर इसका लगभग दोगुना कर दे, मान लीजिए 4%, तो 4% भारत में विश्व का टोटल वाटर शेयर है। अगर इसको डबल कर दे 8%, तो यह बनता है वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी का इंडिया का शेयर। मीन्स वर्ल्ड का जितना ही बायोडाइवर्सिटी है उसमें इंडिया का शेयर है 8%। और अगर इसको डबल कर दे 16%, तो यह हो जाता है जितने भी दुनिया में लोग हैं ह्यूमन एंड कैपिटल जोड़ के, तो जितने भी दुनिया में इंसान वगैरह उसमें का 16% इंडिया में है, और इंडिया सेकंड पॉपुलर स्टेट है, आपको पता ही होगा। तो यह थी कुछ जानकारियाँ दोस्तों। आपको बता दें कि एक फुल्ली ग्रोन पेड़ लगभग 150 किलोग्राम CO2 एब्जॉर्व करती है, जो कि ग्रीन हाउस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनता है उसको एब्जॉर्व करने में काफ़ी सहायक होता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज़ रिलीज्ड ₹36,400 crore as dash compensation to the states and union territories for 3 months till February 2020। साथियों इसका आंसर है GST। आपको दोस्तों पता होगा कि GST आया था वन नेशन वन टैक्स के नाम से लगभग 1 जुलाई 2017 को, और इसमें यह बातचीत हुआ था कि अगले 5 साल तक जितने भी भारत में स्टेट है, चूँकि अब वो GST को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि उनका रेवेन्यू लॉस होगा, तो उनका रेवेन्यू लॉस नहीं होने दिया जाएगा। तो अगले 5 साल तक हर एक राज्य सरकार को जितना भी उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है उसके हिसाब से कंपेंसेशन दिए जाएंगे। साथियों आपको बता दें कि किस तरह सरकार डिसाइड करती है कितना कंपेंसेशन देना है। तो हर एक राज्य का जो भी GST होता है उस पर एनुअल ग्रोथ देखा जाता है,
और उसके लिए बेस ईयर लिया गया है 2015-2016 का, और उस पे 14% के हिसाब से ऐड करती है सरकार, मीन्स एनुअल ग्रोथ पे जीएसटी के, और उस हिसाब से कंपनसेशन देती है। दोस्तों आपको बता दें कि 4 कैटेगरी है, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। जिस हिसाब से इसके ऊपर भी टैक्स लगता है लग्जरी आइटम्स, सिन आइटम्स, डिमेरिट गुड्स पे। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी, और सरकार ने 3 महीनों के लिए पैसे दिए हैं, मीन्स दिसंबर, जनवरी और फरवरी का यह पैसा दिया है, उसके पहले के पैसे सरकार ने दे रखा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। NASA has announced that a giant dash called 163348 is expected to pass Earth on 6 जून 2020। तो यह क्या है? दोस्तों नासा ने ऐसा जताया है कि एक एस्टेरॉयड है, वह अर्थ के पास से गुजर सकता है। तो वह बस एक्सपेक्ट किया है, तो ऐसी खबरें आती रहती है, बट आप इस क्वेश्चन को भी देख लेना। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव bought shares worth rupees 21,000 crore in just 5 trading sessions in the first week of June 2020। आपको बताना है कि इस चारों में कौन सा इनकरेक्ट कारण है जिसके कारण यह सडन सर्ज देखा गया। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने राइट इशू किए, यह तो सही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने स्टेक सेल किए हैं, यह भी सही है। इंडियन मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, तो ये तीनों कारण सही है, जिसको कि देखते हुए अचानक से एफपीआई ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया। बट ये गलत है कि पेसिमिज्म इन इंडियन मार्केट। आपको बता दें रिलायंस इंडिया लिमिटेड अपने राइट्स इशू कर रहे हैं। राइट इशू बेसिकली वह होता है जिसमें कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कम पैसे पे शेयर्स बेचे जाते हैं, और यह रिलायंस लगभग ला रहा है। इसके थ्रू रिलायंस 53,000 करोड़ रुपए कमाने की फिराक में है, और यही उनका यह प्रोग्राम है। उसी तरह उदय कोटक जो कि अभी सीआईआई के ही प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने लगभग 6800 करोड़ के आसपास का अपना इक्विटी एफपीआईज को सेल किया है। और इन सारी कारणों के कारण, और भारत जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद अब खुल रहा है, तो उस कारण भी ऑप्टिमिज्म देखा जा रहा है, उस कारण भी एफपीआईज भारत में आ रहे हैं। अगर एफपीआई की बात करें तो एफपीआई और एफडीआई दो होता है, बट इन्वेस्टर के हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर के हिसाब से यह ज़्यादा सही होता है, क्योंकि यह लिक्विड, काफ़ी आसानी से लिक्विडिटी इसमें हो जाती है, और प्लस यह इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है। साथियों को बता दें जो एफपीआई है यह लगभग ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी दो होते हैं, एक तो करेंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किया कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है साथियों, और इसमें भी सेबी ने पिछले साल काफ़ी चेंजेस किए थे एफपीआई एक्ट में। आपको बता दें जैसे कि केवाईसी को आसान करना हो गया, जितने भी एक बीआईएस बना हुआ है उसमें जो भी सेंट्रल बैंक्स नहीं हैं वो भी इसमें पैसे लगा सकते हैं। बीआईएस जो भी है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो बेसल के हिसाब से बना था ताकि जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से न आए, उस हिसाब से। तो यह थी कुछ जानकारियाँ साथियों। तो आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, और कोई भी फीडबैक हो हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें, ताकि आपको और बेहतर क्वालिटी दे सकें। सो बाय बाय एंड सी यू सून।